पौथेर पांचाली। यह शीर्षक बांग्ला भाषा में है। हिंदी में इसका मतलब हुआ पथ गीत। विभूति भूषण बंदोपाध्याय लिखित यह उपन्यास सबसे पहले 93 साल पहले यानी 1928 में कैलकाटा पीरियोडिकल में सीरियल रूप में प्रकाशित हुआ और 1929 में उपन्यास रूप में। इस कहानी में मानवीय उपादान बहुत तगड़ा है। ऐसा लगता है जैसे लेखक ने प्रत्येक वाक्य स्वानुभव के आधार पर लिखा है। हेमिंग्वे की तरह एक सूक्ष्म और ब्यौरेवार वर्णन शक्ति विभूति भूषण जी की लेखनी में भी दिखती है। अपू का चरित्र एक व्यक्ति का चरित्र है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर गरीबी के कारण अपने घर घूरे से उखाड़े हुए लाखों करोड़ों बंगालियों का चित्र आ जाता है। 1955 में इसी उपन्यास पर सत्यजीत रे की पहली फिल्म बनी, जो आज भी वर्ल्ड सिनेमा में मील का पत्थर है। खुद सत्यजीत राय के शब्दों में, certain qualities that made it a great book, its humanism, its lyricism and its ring of truth। आइए सुनते हैं पौथेर पांचाली। भाग 1। निश्चंदीपुर गांव के दूर उत्तर में हरिहर राय का छोटा सा पक्का मकान था। हरिहर राय मामूली गृहस्थ था। बाप दादों के जमाने की थोड़ी सी जमीन की आमदनी और 2-4 घर शिष्यों तथा यजमानों की वार्षिक दक्षिणा की पुरानी आमदनी पर किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी लुढ़कती पुढ़कती चली जा रही थी। इसके पहले दिन एकादशी थी। हरिहर के दूर के रिश्ते की बड़ी बहन इंदिरा पुरखिन सबेरे सबेरे कमरे के सामने के बरामदे में बैठकर भुने हुए चावलों के सत्तू का कलेवा कर रही थी। हरिहर की 6 साल की लड़की चुपचाप बगल में बैठी हुई थी और बर्तन से कौर उठाकर मुंह में डालने तक सत्तू के हर कौर को बड़े करुण ढंग से देख रही थी और बीच बीच में खाली होती हुई कांसे की बड़ी कटोरी की तरफ निराश होकर देखती जाती थी। 2-1 बार उसकी जबान पर कोई बात आकर रह गई। इंदिरा पुरखिन कौर पर कौर खाकर बर्तन खाली करके बिटिया की तरफ देखकर बोली, अरे ले, मैंने तो तेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, ले देख। लड़की ने करुण दृष्टि से देखकर कहा, कोई बात नहीं फूफी, तुम खाओ। 2 बड़े बिजैले पके केलों में से एक का आधा तोड़कर इंदिरा पुरखिन ने उसके हाथ में दे दिया। अब बिटिया की आंख और चेहरा चमक उठा। वह फूफी के हाथ से सौगात लेकर ध्यान से चूसने लगी। पास के कमरे से बिटिया की मां ने पुकारा, फिर तू वहां धरना देकर बैठी है, चल उठ, इधर आ। इंदिरा पुरखिन ने कहा, रहने दो बहू, मेरे पास बैठी है, कुछ कर नहीं रही, रहने दो। फिर भी बिटिया की मां ने डांट बताते हुए कहा, चुप बैठी है सही, पर किसी के खाते समय वह इस तरह बैठे ही क्यों? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूं चली आ। बिटिया डर कर चली गई। इंदिरा पुरखिन के साथ हरिहर का रिश्ता दूर का था। वह उसकी ममेरी बहन लगती थी। हरिहर राय के पुरखों का आदि स्थान पास का गांव जसड़ा विष्णुपुर था। हरिहर के पिता रामचंद्र राय कम उम्र में ही विधुर हो गए थे। उन्हें इस बात का दुख था कि दूसरी शादी के लिए पिताजी कुछ कान पूंछ नहीं हिला रहे हैं। साल भर किसी तरह शर्मा शर्मी में काट कर जब उन्होंने देखा कि पिताजी इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तब रामचंद्र ने निराश होकर प्रत्यक्ष और परोक्ष में तरह तरह के हथियार चलाने शुरू किए। दोपहर के समय कहीं कुछ नहीं पर स्वस्थ रामचंद्र खाने के बाद बिस्तरे पर छटपटाने लगे। किसी ने आकर पूछ लिया कि भाई क्या हाल है, तो फौरन ही रामचंद्र यह सुर अलापने लगते, आगे नाथ न पीछे पगहा, अब कौन बैठा है जो मेरी देखभाल करे, जोरू न जाता खुदा से नाता, अब मरे चाहे जिए कोई पूछने वाला नहीं है। नतीजा यह हुआ कि निश्चंदीपुर गांव में रामचंद्र की दूसरी शादी हो गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण रामचंद्र ने जसड़ा विष्णुपुर का बूदोबास उठा लिया और यहीं बस गए। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी।
इस गांव में आने के बाद रामचंद्र ससुर साहब की देखरेख में पाठशाला में संस्कृत पढ़ाने लगे। आगे चलकर उनकी गिनती इस इलाके के अच्छे पंडितों में हो गई, पर वे कभी कभी काम काज में मन ही न लगाते। इसमें भी संदेह है कि वे इस लायक थे भी या नहीं। उनके बाल बच्चे साल में 9 महीने ससुराल में पड़े रहते थे। वे स्वयं मोहल्ले के पति राम मुखर्जी के पास के अड्डे में जमे रहते थे। बस दोनों जून खाते समय ससुराल पहुंच जाते थे। यदि कोई पूछता, पंडित जी, आपके बाल बच्चे हैं, उनका भविष्य भी तो देखना है, तो वे कह देते थे, सोचने की कोई बात नहीं। ब्रज चक्रवर्ती के धान के खलिहान के नीचे बीन बांध कर ही खाएंगे तो भी 2 पुश्तें मजे में निकल जाएंगी। यह कहकर वे इसी चिंता में डूब जाते थे कि किस तरह छक्का पंजा मारकर विपक्षी के दांत खट्टे कर सकेंगे। ब्रज चक्रवर्ती के खलिहान की नित्यता के संबंध में उन्हें जो आस्था थी, वह कितनी गलत थी, इसकी कलई ससुर साहब के मर जाने के बाद फौरन ही खुल गई। ना तो उनके पास इस गांव में कोई जमीन थी और ना नकदी ही ज्यादा थी। इधर उधर से बटुर बटार कर 2-4 यजमान हाथ लग गए। किसी ढंग से गृहस्थी चलने लगी और लड़के का पालन पोषण होने लगा। उनके पहले उनके एक दूर के रिश्ते के भाई की शादी भी उनकी ससुराल में ही हुई थी। वे भी तब से यही जम गए थे। उनसे रामचंद्र को बड़ी सहायता मिलती थी। उस भाई का लड़का नीलमणि राय कमिश्नरेट में नौकर था। नौकरी के कारण उसे बराबर प्रवास में रहना पड़ता था, इसलिए उसने भी अंत तक यहाँ की बूदोबास उठा दी। वह बूढ़ी माँ को अपनी नौकरी की जगह ले गया और अब यहाँ पर उनका कोई नहीं था। सुना जाता है कि पूरब के एक नामी गरामी कुलीन ब्राह्मण के साथ इंदिरा पुरखिन की शादी हुई थी। जैसा कि कुलीनों में होता है, पति महोदय साल 6 महीने में एक बार इस गांव का चक्कर लगाते थे। एक आध रात यहाँ काटकर रहा खर्च और कुलीन ब्राह्मण की दस्तूरी वसूल कर अपनी कॉपी में चिन्ह बनाकर कुली के सिर पर माल रखाकर अगले नंबर की ससुराल की ओर रवाना हो जाते थे। इसीलिए इंदिरा पुरखिन को पति की याद भी अच्छी तरह नहीं है। माँ बाप दोनों के मर जाने पर वे भाई के आश्रय में 2 मुट्ठी अन्न पर गुजारा कर रही थी। पर वारे नसीब, वह भाई भी कम उम्र में ही चल बसा। हरिहर के पिता रामचंद्र ने थोड़े दिन बाद यहाँ मकान बनाया और तब से इंदिरा पुरखिन इस गृहस्थी का अंग बन गई। यह कोई आज की बात नहीं है, इसके हुए युग बीत गए। उसके बाद बहुत साल निकल गए। शंखारी तालाब में न मालूम कितनी बार फूल खिले और मुरझा गए। चक्रवर्ती खानदान के खुले मैदान में सीतानाथ मुखर्जी ने कलमी आमों के बाग लगाए। अब वे पेड़ भी बड़े हो चले। न जाने कितने नए घर आबाद हुए और कितने उजड़ भी गए। कितने गोलोक चक्रवर्ती, ब्रज चक्रवर्ती मर खप गए। इच्छामती नदी की चंचल स्वच्छ जलधारा अनंत काल प्रवाह के साथ होड़ करती हुई गांव की नील की कोठी में न जाने कितने जानसन टामसन और उनके मजदूरों को तिनके तथा लहरों के फेन की तरह बहा ले गई। पर इंदिरा पुरखिन अब भी जीवित है। बंगला सन 1240 साल यानी 1834 ईस्वी की वह छरहरी हंसमुख तरुणी अब 75 साल की बुढ़िया हो चुकी है। गाल पिचक गए हैं, कमर थोड़ी सी झुक गई है। दूर की चीजें अब पहले की तरह साफ साफ नजर नहीं आती। कोई आहट होती है तो वह हाथ उठाकर मानो आंख को धूप से बचाती हुई कहती है, कौन है? नवीन? बिहारी? नहीं, अच्छा तुम राजू हो। इंदिरा पुरखिन की आंखों के सामने देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया। ब्रज चक्रवर्ती की उस जमीन पर जहां अब जंगल खड़ा है, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा के लिए गांव के सारे लोग पत्तल बिछाकर न्योता जीमते थे। बड़ी चौपाल पर पासे चौपड़ का कितना बड़ा अड्डा सुबह शाम जमता था। अब वहां बांस की कोठियां हैं। जब पूस के महीने में नवान के उपलक्ष्य में चावल की तरह तरह की मिठाइयां बनती थी, तब ढेंकी में पक्का एक मन चावल कूटा जाता था। आंख बंद करते ही इंदिरा पुरखिन के सामने यह सारा दृश्य नाच उठता है। उसी रायबाड़ी की मंझली बहू लोगों को साथ में लेकर
चावल कुटाने आई थीं। ढेंकी बराबर हचके के साथ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही थी। सोने के कंगन वाला सुंदर हाथ एक बार सामने आता था, फिर फौरन ही पीछे हट जाता था। जगत धात्री की तरह उनका रूप था और उसी तरह का स्वभाव और चरित्र भी। जब इंदिरापुर के नई नई विधवा हुई, तब हर द्वादशी के दिन सवेरे वे हाथ में कलेवा सजाकर उन्हें खिला जाती थी। वे सब लोग कहाँ चले गए? उस युग का कोई भी तो जिंदा नहीं है जिसके साथ सुख दुख की दो बातें की जा सकें। उसके बाद इस गृहस्थी में जिसने उसे पहले पहल आश्रय दिया था, वे रामचंद्र मर गए। उनका लड़का हरिहर तो अभी उन दिन पैदा हुआ था। वह पनघट के रास्ते में कूदता फांदता खेलता रहता था। एक बार वह मुखर्जी के इमली के पेड़ की अधपकी इमली खाने गया था। उसी में उसके हाथ पैर टूट गए तो 2-3 महीने तक बिस्तरे पर पड़ा रहा था। यह भी तो अभी उसी दिन की बात है। कम उम्र में ही बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो गई। वह पिता की मृत्यु के बाद 10 साल की नई ब्याही हुई जोरू को नहर में छोड़कर रफू चक्कर हो गया। 8-10 साल तक उसका कहीं अता पता नहीं मिला। जब कभी एकाध चिट्ठी आ जाती थी या कभी कभार बुढ़िया के नाम से 2-4 रुपए का मनी ऑर्डर भेज देता था। न मालूम कितने दिन इस घर को अगोरते बिना खाए पड़ोसियों के यहाँ से मांग जांच कर दिन कटते थे। बहुत दिनों के बाद हरिहर ने इधर 6-7 साल से गृहस्थी में मन लगाया था। उसकी एक लड़की भी हुई थी जो अब 6 साल की होने को आई। बुढ़िया सोचती थी कि बचपन की वह गृहस्थी फिर संभल गई। अपने सीमित जीवन में उसने और कोई सुख नहीं चाहा था। और भी किसी प्रकार का सुख दुख हो सकता है, इस पर उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह तो बेचारी इतने से ही खुश थी कि बचपन से जिस प्रकार का दुखी जीवन बिताती आई हैं, उसमें कहीं कोई सांस दिखाई पड़ जाए, कहीं कोई मोड़ नजर आए। उसके लिए चरम सुख की कल्पना यही थी। वह हरिहर की नन्ही सी लड़की को एक घड़ी के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। उसकी अपनी भी एक लड़की थी जिसका नाम विश्वेश्वरी था। छोटी उम्र में ही शादी हो गई और शादी के कुछ दिनों बाद ही वह गुजर गई। हरिहर की बेटी मानो 40 साल बाद मृत्यु के उस पार से विश्वेश्वरी की जगह अपनी अनाथ माँ की गोद भरने के लिए लौट आई थी। 40 साल से बुझा हुआ तथा सोया हुआ उसका मातृत्व इस लड़की को पाकर पुनरुज्जीवित हो गया था। केवल यही नहीं, कभी तो वह एकाएक व्याकुल भूख का रूप धारण कर लेता था। इस लड़की के चेहरे की भोली भाली हंसी में धीरे धीरे झेंप का भी एक पुट आने लगा, मानो उसने जन्म लेकर लोगों को विपत्ति में डाल दिया है और उसके लिए उसे बहुत ही अफसोस है। पर उसने जो चाहा था सो नहीं हो सका। हरिहर की बहू यूं देखने में तो गोरी चिट्टी थी, पर थी बड़ी करकशा। बुढ़िया उसे फूटी आंखों भी नहीं सुहाती थी। वह तो यही सोचती थी कि यह न जाने कौन है, कहाँ की है, इससे कोई रिश्ता ढूंढे नहीं मिलता। बैठे बैठे रोटियां तोड़ा करती है। वह छोटी छोटी बातों पर बुढ़िया से दिन में कई कई बार उलझ जाती थी। कई बार झगड़ा बढ़ने पर बुढ़िया अपने पीतल के लोटे को कांख के नीचे दबा और कपड़ों की पोटली लटका कर कहती थी, नहीं बहू, मैं चली। फिर जो मैंने कभी इस घर में पैर रखा तो मेरा। घर से निकलकर बुढ़िया झुंझलाहट में बांस की कोठी में बैठकर सारा दिन काट देती थी। संध्या समय हरिहर की नन्ही सी बिटिया पता लगाकर उसके पास पहुंच जाती और उसका आंचल पकड़कर घसीटने लगती थी। उठो फूफी जी, माँ से कहूंगी कि तुम्हें ना डांटे। आओ फूफी जी। इस प्रकार बिटिया का हाथ पकड़कर बुढ़िया संध्या के अंधकार में घर लौट आती थी। सर्वजया मुंह फेर कर कहती थी, आ गई ना, जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? इस चूल्हे के अलावा जगह भी कहाँ है? हालत तो यह है, पर अकड़पने की हद नहीं। कई बार ऐसा हुआ है और बीच बीच में होता ही रहता है। हरिहर के घर के पूरब की जमीन पर फूस के छप्पर वाली एक कोठरी बहुत दिन से बिना मरम्मत के पड़ी है। इसी कोठरी में बुढ़िया रहती है। बांस की अरगनी पर मैली कुचैली बेकिनारे की 2 फटी साड़ियां टंगी हैं। उनमें जगह बेजगह गांठ बांधकर जोड़ने की चेष्टा की गई है। अब बुढ़िया
सुई में तागा नहीं डाल पाती, सो कपड़े सीने की सामर्थ्य जाती रही है। अब जब कपड़ा ज्यादा फट जाता है तो गांठ बांध लेती है। एक तरफ एक फटी चटाई और कुछ उधड़ी हुई कंथड़ियां हैं। एक पोटली में दुनिया भर के चीथड़े गठियाए हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि कंथड़ी सीने की सामग्री के रूप में उन्हें बहुत दिनों से बटोर बटार कर रखा गया है, पर कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और अब जबकि ज़रूरत पड़ी तो कथड़ी सीने लायक आंख में जोत नहीं रही। फिर भी वे चीथड़े सहेज कर रखे हुए हैं। हाँ, भादों की वर्षा के बाद धूप निकलने पर बुढ़िया उन्हें खोलकर बीच बीच में धूप में डाल देती है। बेंत की संदूकची में एक पोटली में बंधी हुई लाल किनारे की कुछ फटी साड़ियां हैं। ये बुढ़िया की लड़की विश्वेश्वरी की यादगार हैं। पीतल की चादर का एक लोटा, एक मिट्टी का सकोरा तथा मिट्टी की 2 हंडिया भी हैं। पीतल के लोटे में भुना चावल रहता है। वह रात को इमाम दस्ते में कूटकर उसका सत्तू बनाकर बीच बीच में खाती है। मिट्टी की छोटी हंडियों में से किसी में थोड़ा सा तेल है, तो किसी में जरा सा नमक पड़ा है, और किसी में जरा सा खजूर का गुड़ है। सर्वजया से मांगने पर चीजें मिलती नहीं हैं, इसीलिए बुढ़िया इन्हें छिपाकर शादी वाली बेंत की संदूकची में सजो कर रख देती है। सर्वजया शायद ही कभी इस कोठरी में आती हो, पर संध्या के समय उसकी बिटिया कोठरी के दालान में फटी कंथड़ी के बिस्तरे में घुसकर बड़ी देर तक फूफी से एकाग्र होकर कहानियां सुनती है। थोड़ी देर तक इधर उधर की कहानियां सुनाने के बाद बिटिया कहती है, फूफी, डाकुओं वाली वह कहानी तो सुनाओ। गांव के गृहस्थ के यहाँ कोई 50 साल पहले डाका पड़ा था। यह उसी की कहानी है। इसके पहले यह कहानी बीसियों दफे कही जा चुकी थी, पर बीच में कई दिनों का अतरा हो जाता है तो फिर से वह कहानी कहनी पड़ती है। बात यह है कि बिटिया छोड़ती ही नहीं। इसके बाद वह फूफी से तुकबंदियां सुनती है। इंदिरा पुरखिन को उस जमाने की बहुत सी तुकबंदियां याद थीं। जब उनकी उम्र कम थी तो वे घाट या रास्ते में अपनी सहेलियों को कविताएं तथा तुकबंदियां मुंह जबानी सुनाती थी, और इंदिरा पुरखिन की तारीफ के पुल बंध जाते थे। उसके बाद इस प्रकार की धैर्यवान श्रोता और कोई नहीं मिली। कहीं जंग न लग जाए, इस डर से वह अपनी सारी कविताओं और तुकबंदियों को आजकल प्रतिदिन संध्या समय भतीजी को सुनाने के लिए तैयार रहती है। वह रस ले लेकर सुनाती है। ও ললিতে চপকলিতে একটা কথা শুনছে, রধার ঘরে চোর ঢুকেছে। यहाँ तक बोलकर वह रुक जाती थी और मुस्कुराती हुई प्रतीक्षा भरी दृष्टि से भतीजी की ओर ताकती थी। बस बिटिया भी जोश के साथ पदपूर्ति करती हुई कहती थी, চুলো বাঁধা এক মেনছে। वह मी पर अकारण जोर डालकर नन्हे से सिर को ताल देने के ढंग से झुकाकर पद का उच्चारण समाप्त करती थी। बिटिया को इसमें बहुत मजा आता था। फूफी भतीजी को भुलावे में डालने के लिए ऐसी तुकबंदियां सुनाकर पदपूर्ति के लिए छोड़ देती थी, जिन्हें शायद 10-15 दिन से सुनाया नहीं गया, पर बिटिया ऐसी चालाक है कि वह झट पदपूर्ति कर देती है, भुलावे में नहीं आती। थोड़ी रात हो जाने पर जब माँ खाने के लिए बुलाती है तो वह उठकर चल देती है। जसड़ा बिष्णुपुर के पुराने जमींदार चौधरी खानदान ने जिन थोड़े से ब्राह्मण परिवारों को माफी की जमीन देकर बसाया था, उनमें हरिहर के पूर्वज विष्णुराम राय भी थे। अभी ब्रिटिश शासन की जड़ अच्छी तरह जम नहीं पाई थी। आवागमन के साधन अभी तक खतरनाक बने हुए थे और ठग, राहजन तथा नदी के डकैतों की भरमार थी। ये डकैत अक्सर ग्वाले, बागती, बाउरी जाति के होते थे। वे शरीर से तगड़े और लाठी तथा भाला चलाने में दक्ष होते थे। कई गांवों के निर्जन किनारों पर अब भी इन डकैतों के द्वारा स्थापित काली मंदिरों के खंडहर मिल सकते हैं। ये लोग दिन में भले आदमी बने रहते थे और रात को काली पूजा करने के बाद दूर दराज के गांव में डाका मारने चल देते थे। उन दिनों कई अच्छे खासे खुशहाल गृहस्थ भी डाका डालकर धन इकट्ठा किया करते थे। जो भी प्राचीन बंगाल की बात जानते हैं, उन्हें यह मालूम है कि बंगाल के बहुत से जमींदार और धनी घरानों के वैभव की नींव में पूर्वजों के द्वारा लूटा हुआ धन रत्न है। विष्णुराम राय के पुत्र बीरू राय
इस तरह के कामों के लिए बदनाम थे। उनके पास कई लठैत नौकर थे। निश्चंदीपुर गांव के उत्तर में जो कच्ची सड़क चुआडांगा से होकर नवाबगंज होती हुई टाकी चली गई है, उसके किनारे दूर तक फैला हुआ एक विशाल मैदान था जो सोना डांगा का मैदान कहलाता था। उन दिनों उस मैदान में ननद तालाब नाम का एक बड़ा तालाब था जिसके किनारे लठैतों का एक गिरोह रहता था। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे ये लोग खात लगा कर बैठे रहते थे और मौका पाकर निरीह पथिक को मारकर उसको लूट लेते थे। इन लठैतों की लूट का ढंग भी बड़ा अजीब था। ये लोग छूटते ही सिर पर लाठी मारकर पहले राहगीर का काम तमाम कर देते थे। फिर उसके बाद देखते थे कि उसके पास कुछ माल टाल है या नहीं। कई बार ऐसा होता था कि राहगीर को मार डालने के बाद पता चलता कि उसके पास कौड़ी भी नहीं है। ये लोग लाश को तालाब के अंदर छिपाकर अगले शिकार की टोह में फिर बरगद के नीचे इस आशा से लौट जाते थे कि जो मेहनत अकारत गई उसका खामियाजा पूरा करें। गांव के उत्तर में वह विशाल बरगद अब भी है। अब वह तालाब तो रहा नहीं, पर पास ही की एक नीची जमीन को अब भी ननद तालाब कहते हैं। तालाब तो पट चुका है, पूरा नहीं तो 14 आने पट चुका। अब किसान वहां खेती करते हैं और कभी कभी हल्की फाल से टकरा कर एक आध खोपड़ी निकल आती है। सुना जाता है कि पूरब का एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने बालक पुत्र को साथ लेकर कालीगंज से टाकी श्रीपुर की तरफ अपने घर लौट रहा था। कार्तिक बीत चला था। वह लड़की की शादी के लिए धन बटोरने के लिए प्रवास में गया था, इसलिए साथ में कुछ रुपया और मालमत्ता भी था। हरिदासपुर की बाजार की चट्टी में खा पका कर निश्चिंत हो वे दोपहर के बाद कुछ आगे बढ़े। इरादा यह था कि 5 कोस चलकर नवाबगंज के बाजार की चट्टी में रात काटेंगे। ऐसा नहीं कि वे यह ना जानते हों कि यह रास्ता खतरनाक है, पर अंदाज लगाने में कुछ गलती हो गई। कार्तिक के छोटे दिन ठहरे। नवाबगंज बाजार में पहुंचने के बहुत पहले ही सोना डांगा के मैदान में उन्होंने देखा कि सूरज छिपने को ही है। तब वे लोग सरपट चलने लगे। ननद तालाब के पास पहुंचते ही वे डकैतों के चंगुल में फंस गए। डकैतों ने जो ही ब्राह्मण के सिर पर लाठी का वार किया, त्यों ही वह डर के मारे चिल्लाता हुआ रास्ता छोड़कर मैदान की तरफ भागा। लड़का भी बाप के पीछे पीछे दौड़ा, पर एक बुढ़ा था और दूसरा ठहरा बालक, इसलिए वे डकैतों से कहाँ पार पाते। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने शिकार को घेर लिया। तब बेबस ब्राह्मण ने शायद यह प्रस्ताव किया कि मारना है तो मुझे मार डालो, पर मेरे लड़के की जान बख्श दो। वंश का यही एक चिराग है, पिंडलोप होगा इत्यादि। संयोगवश बीरू राय भी उस दिन उस गिरोह में शामिल था। बुढ़े ने उसे पहचान लिया और उसके पैर पकड़कर कम से कम लड़के की जान बचाने के लिए आरजू मिन्नत करने लगा। सरल ब्राह्मण की समझ में यह नहीं आया कि उस वंश का पिंडलोप हो गया तो औरों का क्या, पर उसे छोड़ देने पर डकैतों के लिए तो खतरा पैदा हो सकता था। संध्या के अंधकार में बीरू राय हतभाग्य पिता और पुत्र की लाशों को हेमंत की ठंडी रात में ननद तालाब के पानी में उगने वाली बड़ी बड़ी घास और सेवार के बीच में गाड़ देने की व्यवस्था करके घर चला आया। इस घटना के बहुत बाद नहीं, ठीक अगले साल दशहरे के पास की बात है। उस समय बंगला 1238 चल रहा था। बीरू राय हलूद बेड़े से अपनी नाव पर सपरिवार लौट रहा था। नकीपुर के पास बड़ी खारी नदी पार करने पर मधुमती नदी मिलती है। फिर उसमें 2 दिन ज्वार के साथ चलने पर दक्षिण श्रीपुर आता है। उसके बाद ही नाव इच्छामती में आ सकती थी। वहां से अपना गांव 4 दिन का रास्ता पड़ता था। दिन भर खेने के बाद नाव शाम के समय टाकी घाट पर लगी। घर में दुर्गा पूजा होनी थी, इसीलिए टाकी के बाजार से पूजा की सामग्री खरीदी गई और रात में वहीं पड़ाव हुआ। फिर पाँव फटते ही नाव चल पड़ी और सब लोग घर की ओर रवाना हुए। 2 दिन बाद संध्या समय धलचित वाली बड़ी नहर और इच्छामती के मुहाने पर एक सुनसान जगह पर ज्वार की प्रतीक्षा में नाव लगाकर पकाने खाने का ढंग होने लगा। खुली हुई जगह थी, बीच बीच में कांस के झुरमुट थे और कोई पेड़ पालोव नहीं था। एक तरफ मल्लाहों ने और दूसरी तरफ बीरू राय की पत्नी ने हांडी चढ़ा रखी थी।
सब खुश थे क्योंकि घर अब 2 दिन का रास्ता था। इसके अलावा दुर्गा पूजा पास आ रही थी, उसका भी आनंद था। चांदनी छिटक रही थी। खारी नदी का पानी चमक रहा था। हवा तेज थी, इस कारण कांस के फूल आकाश, चांदनी और मुहाने के पानी को एकाकार बनाते हुए उड़ रहे थे। एकाएक कोई आवाज सुनकर दो एक मल्लाह पकाना छोड़कर चौकन्ने हो इधर उधर देखने लगे। कांस के झुरमुटों की आड़ में जैसे छटपटाने की आवाज हुई। किसी ने डरी हुई आवाज में एक बार अस्फुट शब्द किया, फिर फौरन ही शांति हो गई। मल्लाहों ने कौतूहल के मारे जो आगे बढ़ के देखा तो किसी चीज ने किनारे की जमीन से एकदम से पानी में डुबकी लगाई। धड़ाम से आवाज हुई। किनारे का वह हिस्सा सुनसान था, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मामला क्या है, इसकी था मिलने के पहले ही बाकी सब मल्लाह और मांझी वहां आ गए। शोरगुल सुनकर बीरू राय आया और उसका खास नौकर भी आया। बीरू राय का इकलौता बेटा भी नाव में था, पर वह कहाँ है? मल्लाहों के हाथ के तोते उड़ गए। मालूम हुआ कि अभी खाना पकने में देर है, यह जानकर कि कुछ देर पहले वह लड़का चांदनी में नदी किनारे सैर करने निकला था। मल्लाह समझ गए कि इधर की खारी नदियों में जैसा होता है, कांस के झुरमुटों में बड़ा सा घड़ियाल घात लगा कर बैठा रहा होगा। वही बीरू राय के लड़के को खींच कर ले गया है। फिर तो जो हुआ करता है वही हुआ। नाव की लग्गी डालकर इधर उधर तलाश होने लगी। नाव छोड़कर मझदार में बहुत रात तक खोज जारी रही। इसके बाद रोना धोना और हाथ पैर पटकना शुरू हुआ। परसाल ननद तालाब के मैदान में इन्हीं दिनों में जो घटना हुई थी, मानो एक अदृश्य न्यायाधीश ने इस साल इच्छामती के वीरान तट पर उसका निपटारा कर दिया। मूर्ख बीरू राय को अब ठोकर खाकर मालूम हुआ कि वह अदृश्य न्यायाधीश ननद तालाब की लंबी लंबी घास की आड़ के कारण धोखे में नहीं रखा जा सकता। उसका दंड अंधेरे में भी अपना रास्ता पहचान लेता है। बीरू राय इसके बाद अधिक दिन जीवित नहीं रहा। इस प्रकार उनके खानदान में एक अजीब बात शुरू हुई। उनका वंश लुप्त होने पर भी भाई की संतानें थीं, पर वंश का सबसे बड़ा लड़का कभी बहुत दिन जीवित नहीं रहता था। बालिग होने के पहले ही किसी न किसी रोग से मर जाता था। लोगों ने कहा वंश को ब्राह्मण का श्राप लग गया है। हरिहर की माँ बाबा तारकेश्वर के दर्शन के लिए गईं और वहां एक सन्यासी से रो धो कर एक तावीज प्राप्त की। तावीज के फलस्वरूप कह लीजिए, या तो 2 पुश्तों में ब्राह्मण का श्राप कपूर की तरह उड़ जाने के कारण कहिए। हरिहर इतनी उम्र में आज भी जीवित था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।